हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं कपिल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रावी विद्यापीठ पर। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, गजब, जबरदस्त होंगे। बेटा, आज हम लोग इतिहास का नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने लाए हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका इतिहास का पाषाण काल। इतिहास का एक चैप्टर होता है पाषाण काल। तो पाषाण काल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो पहली जो आपकी क्लासें हुई है, 2-3 क्लासों में मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक करा दिया है इसमें, और इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, इतिहास को जानने से संबंधित जानकारी थी, वो सब मैंने लास्ट क्लासों में पढ़ा दिया है। जो भी बच्चे हमारी इन क्लासों को देख रहे हैं और आगे आने वाली क्लासों को देखना चाहते हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? पाषाण काल को पढ़ेंगे। तो पाषाण काल से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। देखिए, मैंने आपको इतिहास के 3 भाग बताए थे। कितने? 3 भाग बताए थे, जिसमें एक होता है आपका प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आद्यैतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल होता है? ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहां से हमें लिखित विवरण नहीं मिलता, जहां से हमें लिखित विवरण नहीं मिलता है, जहां से हमें लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता, लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता है। उस काल को क्या कहते हैं? आप लोग कहेंगे प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। अर्थात यहाँ के लोगों को लेखन कला की जानकारी नहीं थी, लिपि का ज्ञान यहाँ के लोग नहीं रखते थे। इसीलिए इस काल में हमें जो जानकारी मिलती है, किस आधार पर हम लोग इस काल को पढ़ते हैं? आप कहोगे जी पुरातत्व अवशेषों के आधार पर, पुरातत्व अवशेषों के आधार पर हम इस काल के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, तो इस काल में जो आता है आपका वो पाषाण काल इस काल में आता है। आपका प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल आता है। ठीक, जिसे आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट रूप से पढ़ने वाले हैं। अब कहेंगे जी आद्यैतिहासिक काल किसे कहेंगे? तो आद्यैतिहासिक काल जहां हमें लिखित विवरण प्राप्त होते हैं, यानी लिखित प्रमाण मिलते हैं, लिखित विवरण के प्रमाण हमें यहाँ मिलते हैं। ठीक, तो उस काल को क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी आद्यैतिहासिक काल, उस काल को कहने वाले हैं। दूसरी बात, इसमें अब कौन से काल को रखे हम? अर्थात यहाँ पर लेखन कला की जानकारी लोगों को थी, लिखित प्रमाण अगर हमें यहाँ से मिल रहे हैं तो लेखन कला की जानकारी थी। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे आपका हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। अच्छा, यहाँ पर लिखित विवरण तो मिले हैं परंतु हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। क्या? उन्हें पढ़ा नहीं गया, अभी तक भी पढ़ा नहीं गया, वर्तमान तक भी उन साक्ष्यों को हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसे आज तक भी हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और यहाँ पर ऐसे काल जहां हमें लिखित विवरण मिला, लिखित विवरण प्राप्त हुआ, लिखित विवरण आपका प्राप्त हुआ, लिखित विवरण प्राप्त हुआ और उन्हें क्या किया गया? उन्हें पढ़ भी पाए, उन्हें पढ़ भी पाए। अर्थात वे जो साक्ष्य हमें मिले हैं उन्हें हम लोग पढ़ भी पाए हैं। तो ऐसे साक्ष्य जो हमें मिले हैं वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो मिलते हैं वो अशोक के अभिलेख। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये सब चीजें बता दी हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हमारा मुख्य उद्देश्य आज की क्लास में पाषाण काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करना। ठीक बेटा, तो प्रागैतिहासिक काल को आज हम पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में आज की जानकारी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। अब करते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल। इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार 1851 में डेनियल विल्सन ने किया था। किसने किया था बेटा? डेनियल विल्सन ने सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, यह काल मानव विकास का प्रारंभिक काल माना जाता है। मानव विकास का प्रारंभिक काल इसी काल को कहा जाता है। अर्थात मानव का विकास प्रागैतिहासिक काल से होना प्रारंभ हो गया था। ध्यान रखेंगे इस बात को। इस काल में इस समय मानव पूर्ण रूप से किस पर आधारित था या किस पर आश्रित था? आप कहोगे जी प्रकृति पर आश्रित था। किस पर आश्रित था? प्रकृति पर आश्रित था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अर्थात प्रकृति से ही ये सब चीजें प्राप्त करता था, आपका प्रकृति में ही रहता था। प्रकृति के ही जो हमें खाने के लिए जो चीजें मिलती थी प्रकृति से ही मिलती थी। कंदमूल, फल फूल आदि यहाँ से प्राप्त हो जाते थे, उन्हें ही है खा करके अपना
पेट बढ़ता था, यानी मानव पेड़ पौधे खुले आसमान एवं गुफाओं में रहना यहाँ पर प्रारंभ करता है। अर्थात यहाँ पर मानव कैसे रहता है, गुफाओं में खुले आसमान पर पेड़ पौधों पर रहता है। ठीक है, अगली बात, मानव का भोजन कैसा था, प्रकृति पर फल फूल दिए गए हैं उन पर यह पत्ती आधारित था, ध्यान रखेंगे। दूसरा, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास में, ध्यान रखेंगे कहां से, मद्रास में इस काल के उपकरण को खोजा था। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है प्रागैतिहासिक काल का जनक कौन है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कौन है, तो आप कहोगे जी कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, जिन्होंने 1863 ईस्वी में प्रागैतिहासिक कालीन उपकरणों को खोजा था। कहां से, मद्रास से। ठीक है, दूसरा, अब आपसे पूछा जाए कि ये तो भारत में प्रागैतिहासिक कालीन जनक कौन है, आप कहोगे रॉबर्ट ब्रूस फुट है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक कालीन जनक कौन है, तो आप कहोगे जी डॉक्टर प्राइम रोज। कौन है, डॉक्टर प्राइम रोज को प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक से कुछ उपकरणों की खोज की थी। सबसे पहले 1842 ईस्वी में कर्नाटक के उपकरणों को खोजा था, इसलिए डॉक्टर प्राइम रोज को आपका प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है। बात क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 1950 ईस्वी में 1950 ईस्वी में एक विद्वान है स्टुअर्ट पिगट, इन्होंने पुस्तक लिखी प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया। पुस्तक का नाम याद रखना, स्टुअर्ट पिगट की पुस्तक है, पूछी जाती है, प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में पहली बार प्रागैतिहासिक काल की जानकारी अच्छे रूप से, यानी बहुत अच्छे से प्रागैतिहासिक काल की जानकारी लोगों को प्राप्त होती है। किस पुस्तक से, प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया से। क्लियर। दूसरी बात, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर, किस आधार पर, कोपेनहेगन सामग्री आपका जो संग्रहालय है, उस संग्रहालय की सामग्री के आधार पर 1816 ईस्वी में प्रोफेसर टॉमसन भी कहते हैं, थॉमसन भी आता है लिखा हुआ, ठीक है, प्रोफेसर टॉमसन ने काल का विभाजन किया, जिसे त्रिकाल पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो त्रिकाल पद्धति बेसिकली किसने दी है, आप कहोगे जी प्रोफेसर टॉमसन ने दी है या थॉमसन ने दी है। अब इन्होंने जो बांटा है वो कैसे, पाषाण काल को इन्होंने पत्थर का काल कहा, पाषाण का पर्यायवाची या पाषाण को पत्थर भी कहा जाता है। दूसरी बात, कांसे को इन्होंने क्या कहा, आप कहोगे जी कांस्य काल कहा, ठीक है। लोहा काल किसे कहा, जहां से हमें लोहा मिला। तो प्रागैतिहासिक काल में जो हम किसको पढ़ेंगे, हम करेंगे इस काल में मुख्यतः किस काल को, पाषाण काल को हम यहाँ पढ़ते हैं। पाषाण काल अर्थात पत्थर के काल को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो पाषाण काल आपका आ गया। पाषाण काल जो है इसको हम लोग बहुत अच्छे से इसे पढ़ने वाले हैं, बेटा ध्यान रखेंगे, अपने कॉपी पेन लेकर के बैठिए और अच्छे सुंदर नोट्स बना के चलिए, ठीक। तो पाषाण काल जो है इसका टाइम क्या है, आप कहोगे जी 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर ये आपका 3000 ईसा पूर्व के आएगा। कितना आएगा, आप कहोगे जी 3000 ईसा पूर्व तक ये काल यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक पाषाण काल देखने को मिलता है। ऐसा काल जिसमें मानव ने औजार के रूप में किसका प्रयोग किया, पाषाण का प्रयोग किया, प्रस्तर का प्रयोग किया, ठीक है, या आपका पत्थर का प्रयोग किया। ऐसे काल को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहोगे जी पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। इन्हीं पत्थर उपकरणों के आधार पर, इन्हीं जो आपका प्रस्तर के जो उपकरण थे, प्रस्तर यानी पत्थर के जो औजार थे, इन्हीं औजारों के आधार पर विद्वानों ने इस पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन सा भाग था, सबसे नंबर 1 पर था पुरा पाषाण काल, नंबर 2 पर मध्य पाषाण काल और नंबर 3 पर नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है इसे का जो समय है वो आपका 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के मध्य रखा। दूसरा आपका मध्य पाषाण काल है 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के मध्य रखा। और नव पाषाण काल है 7,000 ईसा पूर्व से आपका 3,000 ईसा पूर्व के मध्य से रखा गया है, जहां से हमें बेसिकली प्रमाण यहां से देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, जिसका समय आपका 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के मध्य आ जाता है। कहां से आ जाता है, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के मध्य। इस काल में मानव का जीवन कैसा था, आप कहोगे जी शिकारी था। पूर्ण रूप से मानव कैसा होता था, शिकारी होता था। अब सबसे पहले मानव का विकास जब यहीं से हो रहा है तो मानव कैसा रहेगा, पूर्ण रूप से शिकार। अब शिकार करेगा तो किससे करेगा, आप कहोगे जी औजारों से। औजार कैसे होंगे, पत्थर के बड़े बड़े औजार होंगे और बड़े बड़े जानवरों का ये शिकार यहाँ पर
करेगा। और जानवरों का जब शिकार कर लेगा तो कच्चे मांस का सेवन करता है। यहाँ पर कौन से मांस का? कच्चे मांस का सेवन यहाँ पर ये करता है। दूसरी बात, बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने का मतलब यहाँ पर ये लगाएंगे कि इसलिए करता था क्योंकि यहाँ इसे आपका भोजन को एकत्र करने का, जो भोजन को एकत्र करके रखना था, इसलिए मानव को यहाँ क्या कहा जाता है? खाद्य संग्राहक मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य संग्राहक मानव कहा जाता है, क्योंकि वह आपका भोजन को एकत्र करके रखता था, इकट्ठा करके रख लिया करता था। ठीक है। दूसरी बात, आग की खोज यहीं पर हो गई थी। ध्यान रखेंगे, आग की खोज पुरापाषाण काल में ही हो गई थी। अब मैं बताऊं, आग की खोज यहाँ पर हो तो गई है, लेकिन अभी आग का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में ये लोग नहीं करते हैं। अपने आप को बचाने के लिए ये आग का प्रयोग करते हैं, यानी अपने आप को बड़े बड़े जानवरों से बचाने के लिए आग का प्रयोग करते हैं। अपने दैनिक जीवन में भी आग का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। दूसरी बात, इस काल में मानव चित्रकला भी सीख चुका था, यानी चित्रकला सीख गया था। तो भीमबेटका की जो गुफा आपके मध्य प्रदेश में पड़ती है, वहां से इस काल के कुछ चित्रकारी के प्रमाण हमें मिलते हैं। अब पुरापाषाण काल को भी मानव अलग अलग समय आधार पर अलग अलग पत्थर के प्रयोग, जो पत्थर था, जो पाषाण के औजार थे, उन औजारों का प्रयोग अलग अलग रूप में किया। और इन्हीं औजारों के या इन्हीं उपकरणों के आधार पर पुरापाषाण काल को पुनः 3 काल में या 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। ध्यान रखना, विद्वानों ने मानव काल को, जो मानव द्वारा अलग अलग समय पर या अलग अलग टाइम पर जो पत्थर के जो औजार थे उनका प्रयोग किया, और इसी आधार पर विद्वानों ने इसे पुनः 3 कालों में बांट दिया। एक आपका जो काल आएगा निम्न पुरापाषाण काल आएगा, एक आपका मध्य पुरापाषाण काल आएगा, और एक आपका उच्च पुरापाषाण काल आएगा। और ये मैंने आपको बताया था 25 लाख से प्रारंभ होता है, 10,000 ईसा पूर्व तक ये जाता है। क्लियर हुआ? तो 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व के मध्य आपका निम्न पुरापाषाण काल हो गया। मध्य पुरापाषाण काल 1 लाख से आपका 40,000 हो गया, और आपका उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व हो जाता है। बात क्लियर हुई? सबसे पहले हम निम्न पुरापाषाण काल को पढ़ेंगे। तो निम्न पुरापाषाण काल ऐसा काल है जहां पर मानव खुले आसमान में रहता था, नग्न अवस्था में रहता था, तथा मानव द्वारा पाषाण उपकरणों में मुख्यतः चापर चॉपिंग, ध्यान रखना ये पॉइंट आपको याद करने वाला है। कौन सा? कि मानव का जो उपकरण था वो कौन सा था? आप कहोगे चापर, चॉपिंग और हैंडेक्स का प्रयोग मानव ने किया था। ठीक है। तो मानव ने कैसे औजार बनाए थे, क्या कैसे औजारों का प्रयोग किया? पत्थर के चापर, चॉपिंग और हैंडेक्स औजारों का यहाँ पर प्रयोग किया था। ध्यान रखेंगे। अब पत्थर जो था वो क्वार्टजाइट पत्थर और पेबुल पत्थर का प्रयोग यहाँ किया, जिस पत्थर के कोर से, कोर मतलब क्रोड से, ध्यान रखना, कोर भी आ सकता है, क्रोड भी लिखा सकता है। तो क्रोड से औजार बनाए थे। क्रोड से कैसे बनाए थे? मान लो ये एक पत्थर है, ठीक है, और इस पत्थर को एक तरफ से तोड़ दिया गया, यानी इसका जो हिस्सा है इस प्रकार से निकल गया है। ठीक है, इसका जो हिस्सा है ये इस प्रकार से अगर यहां से हम निकाल दें, ये जो हिस्सा मैंने यहां से काट दिया, तो ये वाला जो हिस्सा यहां से निकल गया। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसे ही कहते हैं कोर पत्थर, यानी कोर का औजार। तो ये जो औजार बना है, इसी औजार को हम लोग क्या कहते थे? इसी औजार को हम लोग क्वार्टजाइट पत्थर से बना हुआ, क्रोड से बना हुआ औजार कहते थे। ध्यान रखना, इस काल पे लगभग आपका पूरे भारत में साक्ष्य मिले हैं, जिसके 2 मुख्य केंद्र माने गए हैं। ठीक है, कितने मुख्य केंद्र माने गए हैं? 2 मुख्य केंद्र माने गए हैं। अगली बात याद रखेंगे, इसमें 2 मुख्य केंद्र कौन कौन से? एक तो आपका मद्रास है, दूसरा आपका एक यहाँ पर सोहन नदी घाटी देखने को मिलती है, जहां से हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं। इस काल का मानव है, निम्न पुरापाषाण का मानव जो है अभी वो स्थायी रूप से जीवन नहीं जी रहा है, वो अस्थायी है, यानी घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है, वो घूमता रहता है अभी भी। ठीक है, चलिए, तो मद्रास जो है वो कोटलियार नदी घाटी के पास स्थित है, कोटलियार नदी घाटी। ठीक। दूसरा, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पलवरम नामक स्थान से सर्वप्रथम हैंडेक्स को खोजा था। हैंडेक्स को बेटा हिंदी में कहते हैं हस्त कुठार, यानी कुल्हाड़ी का रूप। जो आधुनिक कुल्हाड़ी है इस तरह की कुल्हाड़ी नहीं होती थी, वो इस तरीके की ऊपर से नोकदार कुल्हाड़ी बनाई जाती थी। ये नोकदार जो कुल्हाड़ी होती थी इसका प्रयोग ये लोग कर लेते थे। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जानवरों को मारते थे, तो ऊपर से इस प्रकार से कुल्हाड़ी को पकड़ा और ऐसे उसकी नोक को उसके जो जानवर था उसके शरीर में मार दिया, जिससे कि वो जानवर वहीं पर बेहोश हो जाए या मर जाए। इस तरीके से हैंडेक्स का प्रयोग करते थे। तो 1863 में सबसे पहले
सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में बेटा 1863 में पलवरम नामक स्थान से इस हैंडेक्स को खोजा था। इसलिए भैया ये मद्रास में खोजा गया है, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। दूसरी बात, 1864 ईस्वी में इन्हीं के एक मित्र थे रॉबर्ट ब्रूसफुट के, जिनका नाम था विलियम किंग। इन्होंने भी अतीरम पक्कम से एक हैंडेक्स को खोजा था। ठीक है, एक संस्कृति। दूसरी आपकी सोहन नदी घाटी संस्कृति। यह पोतवार पठार पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ती है। पोतवार पठार आपका पाकिस्तान में पड़ता है, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में संस्कृति देखने को हमें मिलती है। और 1928 ईस्वी में डीएन वाडिया ने इस संस्कृति की खोज की। ध्यान रखेंगे, डीएन वाडिया ने यहां से सर्वप्रथम क्या की खोज निकाला? आप कहोगे जी चापर चॉपिंग उपकरण खोज निकाला। ठीक है, चापर चॉपिंग उपकरण खोज निकाला, इसलिए सोहन नदी घाटी का पितामह किसे कहा जाता है? आप कहोगे जी डीएन वाडिया को सोहन नदी घाटी का पितामह कहा जाता है। पेबुल पत्थर का प्रयोग हुआ है। आप कहोगे जी पेबुल पत्थर यानी नदी के किनारे जो पत्थर होता था, नदियों में जो आप देखते हो चिकना सा गोल सा पत्थर देखने को मिलता है, इसे पेबुल पत्थर भी कहा जाता है। ठीक है, और वो ऐसा पत्थर होता है कि वो आसानी से टूट भी जाता है। जब उसे तोड़ते थे तो वो आसानी से यहाँ पर चापर चौपिंग नामक हथियार बना लेते। चापर जो होता है, उस चापर की जो एक तरफ धार होती थी, जो चॉपिंग होता है उसकी दोनों तरफ धार होती थी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, चापर की एक तरफ धार होती थी, चॉपिंग की दोनों तरफ धार होती थी, इसलिए इसका पूरा नाम है चापर चॉपिंग नामक उपकरण। अब यहाँ बेटा एक स्थल मिलता है आपका चौंतरा। ठीक है, चौंतरा ऐसा स्थल है जहां से हमें हैंडेक्स और चापर चॉपिंग दोनों तरह के जो औजार हैं वो मिले हैं, इसलिए चौंतरा नामक स्थल को इन दोनों सभ्यताओं का मिलन बिंदु माना जाता है। यानी उत्तर की जो सभ्यता आपको देखने को मिली है मद्रास, आपका दक्षिण वाली मद्रास वाली, और उत्तर की सोहन नदी घाटी, तो इन दोनों का जो मिलन बिंदु एक क्षेत्र है जिसका नाम है चौंतरा। ठीक है, इस चौंतरा से हैंडेक्स प्राप्त हुआ है, तो इसे उत्तर एवं दक्षिण की परंपराओं का मिलन बिंदु माना जाता है। एक हथनोरा बेटा क्षेत्र पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक, हथनोरा इस काल के भी, हथनोरा से इस काल के उपकरण मिले। सबसे पहले यहां से मानव कपाल के साथ साथ हड्डियों के भी जीवाश्म मिले हैं। इस प्रकार पशुओं के जीवाश्म सर्वप्रथम नर्मदा नदी घाटी से मिले। आपसे अब जब एग्जाम में पूछ ले कि पशुओं के जीवाश्म सबसे पहले कहां देखने को मिले, आप कहोगे जी नर्मदा नदी घाटी से। और भारत में मानव का सबसे पहला साक्ष्य, ध्यान रखेंगे, भारत में मानव का सबसे पहला साक्ष्य, मानव का सबसे पहला साक्ष्य, सबसे पहला साक्ष्य आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि मानव का साक्ष्य भारत में सर्वप्रथम कहां मिला, तो आप कहोगे जी नर्मदा नदी घाटी से मिला। नर्मदा नदी घाटी से मिला। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी से मिला। और ये जो मानव था, ये कौन सा मानव था अगर आपसे पूछे तो ये बेटा होमो इरेक्टस मानव था। कौन सा था? होमो इरेक्टस मानव था। बात क्लियर हुई? अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो बहुत अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से आप लोग इसे कर लेंगे। मानव का सबसे पहला साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी से मिला। होमो इरेक्टस मानव जो है वो देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आने वाला है आपका मध्यपुरा पाषाण काल। एक आपका उच्चपुरा पाषाण काल है, अब है आपका मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का ये काल है। लगभग मानव का अभी रूप परिवर्तित ज्यादा देखने को नहीं मिला है। जैसा मानव निम्नपुरा पाषाण काल में था, ऐसा ही मानव मध्यपुरा पाषाण काल में है। ठीक है, तो इस काल का मानव का जीवन निम्नपुरा पाषाण काल की ही भांति था। इस काल में क्वार्टजाई पत्थर के साथ साथ चर्ट, जेस्पर आदि पत्थर के औजारों का प्रयोग हुआ। और कैसे औजार बनाए? फलक औजार बनाए। ध्यान रखना, कैसे औजार बनाए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसे औजारों का प्रमाण मिला? यहां से फलक औजारों का प्रमाण मिला। फलक, अब मान लो फलक क्या होता है, ये एक पत्थर है और इस पत्थर का जब टुकड़ा हुआ, यानी जैसे ये हिस्सा यहां से टुकड़ा करके तोड़ दिया और ये जो अब ये वाला जो टुकड़ा है ये अलग हो गया। ठीक है, मान लो ये वाला टुकड़ा हट करके अलग हो गया। अब ये जो टुकड़ा है यही आपका फलक है। यही आपका क्या है? फलक है। और ये मैंने आपको बताया था कोर या क्रोड। ये हिस्सा जो बचता है वो आपका क्रोड है और ये आपका फलक पार्ट है। ठीक, तो फलक यानी अलग से जो हिस्सा तोड़ करके बनाया गया उसे ही कहते हैं फलक। तो इस काल को यानी मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में नेवासा को इस संस्कृति का प्रारूप स्थल माना जाता है। ठीक, याद रखेंगे 1954 में एच.डी. संकालिया ने 1954 ईस्वी में एच.डी. संकालिया ने सर्वप्रथम इस काल के औजारों को
खोजा था या इस काल के औजारों को कहां से पहचाना था? आप कहोगे जी नेवासा से पहचाना था, इसलिए यहां से हमें प्रमाण देखने को मिलता है और नेवासा को ही इस काल का प्रारूप स्थल माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे इस काल के उपकरणों में चापर, चॉपिंग, हैंडएक्स के साथ साथ क्लीवर, स्क्रैपर, पॉइंट और ड्यूरिन नामक जो उपकरण थे या औजार थे उनका उपयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। ये बात भी याद रखने की है। इस काल के उपकरण भारत के अनेक क्षेत्रों से मिलते हैं, जैसे बेलन नदी घाटी से, मध्य प्रदेश से, आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों से इस काल के उपकरण हमें देखने को मिलते हैं, यानी मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरण। जबकि पंजाब के क्षेत्र से इस काल के उपकरण हमें देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, चलिए उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य के काल को हम क्या कहेंगे? उच्च पुरा पाषाण काल के रूप में रखेंगे। इस काल में सर्वप्रथम बेलन नदी घाटी से साक्ष्य मिले और इस काल के पुराने पत्थरों के साथ साथ नए नए एंगट और फ्लिंट, ध्यान रखना फ्लिंट पत्थर के ब्लेड उपकरणों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। कैसे उपकरणों का प्रयोग हुआ? ब्लेड उपकरणों का प्रयोग हुआ है, जिन्हें विशेष रूप में फलक एवं तक्षणी यानी ब्लेड एवं ब्यूरिन कहा गया। इसलिए इसकी प्रधानता होने के कारण, यानी ब्लेड एवं ब्यूरिन की प्रधानता होने के कारण इस संस्कृति को यानी इस काल को आपका ब्लेड प्रधान उच्च पुरा पाषाण काल भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि किस काल की जो संस्कृति वो ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति थी, आप कहोगे जी उच्च पुरा पाषाण काल की संस्कृति को ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति कहा जाता है। और इस काल में चित्रकारी की नक्काशी के प्रमाण ये देखने को मिले हैं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं से ही ये देखने को हमें प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, इस काल की मुख्य विशेषता क्या थी? आप कहोगे नए चमक उद्योगों की स्थापना। नए चमक उद्योगों की स्थापना यानी चमकदार उद्योग यहाँ पर स्थापित हुए, नए नए रूप में आए और होमो सेपियंस मानव का विकास इसी काल में होता है। ये बात भी आप लोग नोट करके याद रखेंगे कि उच्च पुरा पाषाण काल में होमो सेपियंस मानव का विकास और नए चमक उद्योगों का विकास भी हुआ था। चाकू संस्कृति भी उच्च पुरा पाषाण काल को कहा जाता है, ये बात भी आप याद रखना। चाकू संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से चाकू का प्रमाण भी देखने को मिला है। ठीक है, इस काल में हड्डियों से बने उपकरण कहां से देखने को मिले? आप कहोगे जी आंध्र प्रदेश से। अभी तक जो उपकरण देखने को मिल रहे थे, आप कहोगे जो अभी तक उपकरण देखने को मिले वो कैसे मिले? पाषाण यानी पत्थर के मिले। लेकिन इस उच्च पुरा पाषाण काल में आते आते जो आपका हड्डियों के उपकरण भी देखने को मिल रहे हैं। एक नोट पॉइंट यहाँ लिखा इलाहाबाद स्थल, ठीक है ना, इलाहाबाद में एक स्थल है जिसका नाम लोहदा नाला है। ठीक, इस लोहदा नाला से मानव निर्मित यानी अस्थि निर्मित मातृ देवी, अस्थि मतलब हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली, जो आपका कौशाम्बी संग्रहालय में रखी गई है। और विद्वानों ने इसे दुनिया की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा माना है। किसने? विद्वानों ने। अगली बात नोट की, शतुरमुर्ग के अंडों पर प्राचीनतम एवं मानव निर्मित चित्रांकन पाटने। बेटा पाटने आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। कहां पर? पाटने आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से देखने को मिला है। और अंडे के छिलके से मन के भी बनाए जाते थे, ताबीज भी बनाए जाने का प्रमाण भी यहाँ से मिलता है। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि शतुरमुर्ग का प्रमाण जो मिलता है वो किस काल से मिलता है? आप कहोगे जी उच्च पुरा पाषाण काल से देखने को मिलता है, या ऑप्शन में आपका पाषाण काल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगली बात, शतुरमुर्ग के अंडे पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में बांदा जिले से प्राप्त हुई। इन दोनों क्वेश्चनों का अलग अलग मतलब निकाल लेना। अब आप ये कह रहा है कि प्राचीनतम, ठीक है, तो शतुरमुर्ग के अंडे का प्राचीनतम प्रमाण जो मिला वो पाटने से मिला। लेकिन जो खोज हमने की है वो कब की है? 1860 में सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था वो अंडे की चित्रकारी का, वो कौन सा था? बांदा से हमें सबसे पहले शतुरमुर्ग के अंडे की चित्रकारी मिली। भारत में प्राचीनतम चूल्हे के प्रमाण आपका कहां से मिले? आंध्र प्रदेश से मिले। आंध्र प्रदेश में क्षेत्र है कुर्नूल से सबसे प्राचीन चूल्हे के प्रमाण हमें देखने को यहाँ मिल जाते हैं। ध्यान रखेंगे ये वाली बात। ये था बेटा आपका पूरा कंप्लीट आपका पुरा पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल में आप लोग सब समझ गए। पुरा पाषाण काल, वहां के औजारों को मैंने औजारों के आधार पर 3 भागों में बांटा था। एक आपका निम्न पुरा पाषाण काल, एक आपका मध्य पुरा पाषाण काल, एक आपका उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक,
ध्यान रखेंगे निम्न पुरापाषाण काल में बेसिकली दो संस्कृतियां याद रखना, एक आपका मद्रास की संस्कृति और एक आपका सोहन नदी घाटी संस्कृति। मध्य पुरापाषाण काल में जो औजार थे वो कैसे थे, फलक संस्कृति थी, यानी फलक औजारों का प्रयोग हुआ था और नेवासा को मुख्य प्रमुख क्षेत्र माना गया था। और उच्च पुरापाषाण काल जो है वहां पर आपका ब्लेड ब्यूरिन औजारों का प्रयोग है। ब्लेड ब्यूरिन का मतलब समझा देता हूं मैं आपको, ब्लेड ब्यूरिन भी यहाँ पर, ब्लेड ब्यूरिन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक औजार है, ये पत्थर है, ठीक है, और इस पत्थर से जैसे ये आपका हिस्सा काट करके बनाया गया था, ये तो फलक था, जो हिस्सा अलग होके जा रहा है वो फलक है, और उस हिस्से के जो और छोटे छोटे पार्ट हैं और बारीक बारीक या और काट करके उसके जो छोटे छोटे पार्ट बनाए गए हैं उन्हें कहा गया था ब्लेड पार्ट, यानी इसमें ब्लेड उपकरणों की विशेषता दर्शाई गई है। अब आपका नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा मध्य पाषाण काल, जिसका समय आपका 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक आ जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, मध्य पाषाण काल बिल्कुल अलग से आएगा और आपका पुरा पाषाण काल मैंने बिल्कुल अलग से करा दिया है। पुरा पाषाण काल के 3 भागों बिल्कुल को अलग अलग याद रखेंगे, ठीक है। इस काल को अनुपुरा पाषाण काल भी कहते हैं, इस काल को आद्य नवपाषाण काल भी कहते हैं, इस काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है। मध्य पुरा पाषाण काल के नाम है ये, ठीक। संक्रमण काल क्यों कहा गया, अब यहां पर देखो ध्यान रखना, प्लायोसीन युग का अंत हो रहा है, ठीक है ना। एक युग आता है आपका प्लायोसीन युग, प्लायोसीन युग का अंत हो रहा है और होलोसीन युग की शुरुआत हो रही है। होलोसीन युग की शुरुआत हो रही है, यानी आप लोग कहेंगे जलवायु परिवर्तन हुआ। अब इस जलवायु परिवर्तन के कारण ही इस क्षेत्र आपका जो काल थे इस काल में बदलाव हुआ। अब बदलाव होने के कारण यहाँ पर नई नई आपका मिट्टी उपजाऊ हुई और मिट्टी उपजाऊ होने के साथ साथ नई नई वनस्पतियां आई, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया और इसी व्यवहार के परिवर्तन के साथ साथ ही मानव ने यहाँ पर अपना विकास करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए ध्यान रखना, इस बीच के काल को हम लोग मध्य पाषाण काल में रख लेते हैं, क्योंकि यह काल आपका पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल है। क्योंकि यहाँ अब चूंकि इसे संक्रमण काल भी कह रहे हैं, तो संक्रमण काल का होने का कारण जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन होने के साथ साथ ही यहाँ पर नए युग का प्रारंभ हुआ और नए युग के प्रारंभ होने के साथ साथ मानव में भी बदलाव देखने को मिले हैं, ठीक है। इस काल के उपकरणों की खोज सर्वप्रथम सीएल कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में की। किसने की? इस काल के जो सबसे पहले उपकरण खोज निकाले थे वो आपका सीएल कार्लाइल ने निकाले थे। सीएल कार्लाइल ने सबसे पहले जो इसके उपकरण खोजे वो खोजे आपका विंध्याचल प्रदेश क्षेत्र से। अब विंध्या जो क्षेत्र है, विंध्या पहाड़ी जो क्षेत्र है, वहां पर एक स्थल है आपका मिर्जापुर का मोरहना पहाड़, और मोरहना पहाड़ से सबसे पहले सीएल कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में यहां से आपका सबसे पहले मध्य पाषाण कालीन जो उपकरण थे उन्हें खोजा था। अब उपकरण थे तो उपकरण कैसे थे? आप कहोगे बहुत ही सूक्ष्म एवं लघु, यानी बहुत छोटे और लघु, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे यहाँ के जो कैसे थे, आपका जो उपकरण थे या औजार थे कैसे थे? सूक्ष्म एवं लघु थे, यानी माइक्रोलिथिक टूल्स थे। इसी कारणवश इस संस्कृति को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है? आप कहोगे जी माइक्रोलिथिक संस्कृति कहा जाता है। दूसरी बात, इस काल के जो उपकरण का जो पत्थर का प्रयोग हुआ है, आप कहोगे कैसे पत्थर का प्रयोग हुआ? कार्लेनियन, आर्गेट, कैल्सिडनी आदि पत्थर का प्रयोग यहाँ पर औजार बनाने में हुआ था। अब ये सूक्ष्म औजार हैं, तो कितने सूक्ष्म हैं? आप कहोगे जी 1 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक के औजार ये बनाए गए। 1 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक के औजार बनाए गए हैं। तो ये छोटे छोटे से औजार थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथिक संस्कृति का नाम इसी काल को दिया गया है। इन उपकरणों की जो आकृति होती थी, आप कहोगे त्रिभुजाकार, अर्धचंद्राकार, चतुर्भुजाकार भी होती थी। और ये जो फैक्ट है ये आपका कहाँ देखने को मिलता है? ज्यामिति, जो आपका एक मैथ का सब्जेक्ट होता है ज्यामिति, है ना। ज्यामिति है जो पार्ट है उसमें देखने को मिलता है, तो इसीलिए इसे ज्यामिति प्रकार के उपकरण भी कहा जाता है। ज्यामिति में ही तो आते हैं ये त्रिभुजाकार, अर्धचंद्राकार, ट्रायंगल, वृत्ताकार और आपका ये चतुर्भुजाकार, समचतुर्भुजाकार, ये सब ज्यामिति में आते हैं। तो इसलिए इन उपकरणों को ज्यामितीय प्रकार का उपकरण भी कहा जाता है। आपसे डायरेक्टली ये पूछा गया है एग्जाम में। अगली विशेषता क्या है? धनुष बाण का निर्माण इसी काल में हुआ।
ठीक है, किसका, धनुष बाण का निर्माण आप कहोगे जी मध्य पाषाण काल में हुआ। और साथ ही साथ किसका, साथ ही साथ लकड़ी की डोंगी, लकड़ी की डोंगी, बेटा डोंगी किसे कहते हैं, आप कहोगे जी डोंगी कहते हैं नाव को। लकड़ी की नाव का निर्माण भी सर्वप्रथम इसी काल में हुआ था। इस काल में शव दफनाने की प्रथा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शव दफनाने की प्रथा और कब्र निर्माण की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। अर्थात मानव अपना विकास धीरे धीरे कर रहा है, मानव का विकास धीरे धीरे यहाँ पर हो रहा है। यानी अब कैसा है, ध्यान रखेंगे, इसका मतलब मानव कैसा है, जान रहा है, मानव को बहुत अच्छे से अब मानव अपने आप को बहुत आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि वो शव दफनाने की प्रथा अगर वो सीख रहा है, कब्र निर्माण की अगर वो कला सीख रहा है, तो इसका मतलब उसका विकास धीरे धीरे हो रहा है। मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम इसी काल से प्राप्त होते हैं। अस्थि पंजर का मतलब ये होता है बेटा पूरा शारीरिक ढांचा, यानी मांस को हटा दो और हड्डी हड्डी जो बच जाती है, यानी शरीर का ढांचा जो बच जाता है। तो सबसे पहले मानव अस्थि पंजर जो प्राप्त हुआ वो मध्य पाषाण काल से ही देखने को मिलता है। इस काल में पशुपालन का प्रारंभ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब आपसे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि पशुपालन का जो प्रमाण है, पशुपालन की शुरुआत किस काल से मानी जाती है, आप कहोगे जी मध्य पाषाण काल से मानी जाती है। और पहली बार पशु पाला था वो था कौन सा, कुत्ता था, ठीक है, और बहुत सारे पशु पाले थे आदि। अब हम कुछ स्थल देख लेते हैं जो भारत में जो इंपोर्टेंट मध्य पाषाण कालीन जो स्थल हैं, तो वो इंपोर्टेंट स्थल देखिए, जैसे ये है, एक आपका बागौर है, ठीक है, बागौर राजस्थान में पड़ता है, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। लंगनाज है, गुजरात में पड़ता है। कर्नाटक में आपका संगन कल्लू है, सोरापुर दोआब है, और आपका बहुत सारे क्षेत्र हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में क्षेत्र है, आदमगढ़ और आपका भीमबेटका, ये दो क्षेत्र यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्रतापगढ़ में कुछ क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ में आपका महदहा है, दमदमा है और सराय नाहर राय है। प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, यूपी में तो स्थित है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इलाहाबाद आपका पड़ता है इलाहाबाद में आपका एक स्थल है चौपानी मांडो, चौपानी मांडो से यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। एक आपका है मिर्जापुर, और मिर्जापुर में दो क्षेत्र आपका मोरहना पहाड़ और लेक हिया, और एक स्थल है आपका आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और गिद्धलूर। ये बहुत सारे यहाँ और बहुत सारे भारत में स्थल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ स्थल यही हैं, इनसे हमें अच्छे प्रमाण, यहाँ से आपका एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया, इन्हीं आपका स्थलों से, इन्हीं मध्य पाषाण कालीन साइट से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो अब थोड़ा सा हम इन साइट्स को पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा मध्य पाषाण कालीन साइट्स को पढ़ने के लिए, या इनके जो स्थल मिले हैं। सबसे पहला जो स्थल है आपका वो कौन सा है, बागौर है, वेरी इंपॉर्टेंट स्थल है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां पर स्थित है, बागौर राजस्थान में है, कोठारी नदी के किनारे है। कहां पर है, कोठारी नदी के किनारे है। इस स्थल की खोज किसने की थी, आप कहोगे जी बीडी मिश्र ने की, तथा 1971 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य करवाया था। ध्यान रखेंगे, यह भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, आप किसे कहेंगे, आप कहेंगे कि कौन सा है, बागौर राजस्थान, ठीक है। उसके बाद पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य यहां से देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पशुपालन का प्रमाण कहां से देखने को मिला, आप कहोगे जी कहां से देखने को मिला, कहेंगे कहां से, आप कहोगे जी बागौर राजस्थान से। एक क्षेत्र और है जहां से पशुपालन देखने को मिला, वो आपका है आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश में मैंने बताया था। तो ये दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न दोनों ही जगह से आ जाता है। यहाँ से मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल एवं लोह काल तीनों की जानकारी यहाँ से हमें मिलती है बागौर से। अगली बात, यहाँ क्या मिलता है, बागौर से 4 मानव कंकाल मिले, जिनमें से एक मानव कंकाल के गले में 36 गुड़ियों की माला प्राप्त होती है, ठीक। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक प्रश्न इंपोर्टेंट ये बनता है कि ताम्र उपकरण, ताम्र मतलब तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए, ध्यान रखना, इसका मतलब तांबे का प्रयोग भी प्रारंभ हुआ, ठीक। तो ताम्र उपकरण देखने को मिले, जिनमें एक भाला मिला, 3 बाण तांबे के मिले और एक छड़, जिसे आप रोड या लाठी भी कह सकते हो ना, तो तांबे के ये प्राप्त होते हैं उपकरण। घास फूस से बनी वृत्ताकार झोपड़ियां तथा फर्श बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग बागौर साइट पर किया गया है।
ये बात आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये याद रखना, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोमड़ी एवं गिरगिट एवं अन्य जानवरों के प्रमाण भी यहाँ देखने को हमें मिल जाते हैं। लोमड़ी के प्रमाण भी, गिरगिट के प्रमाण भी और अन्य जानवरों के प्रमाण भी यहाँ देखने को हमें मिलते हैं। बात क्लियर हुई यहाँ तक? ठीक है। एक आता है आदमगढ़। मैंने अभी बताया ना आपको कि आदमगढ़ भी आपका इंपॉर्टेंट है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। वी.आर. जोशी ने यहाँ लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण यानी माइक्रो छोटे छोटे उपकरण खोजे हैं। कितने? 25,000 यहाँ से उपकरण यानी औजार मिले। यहाँ पालतू पशुओं में कुत्ता एवं बकरी का प्रमाण मिला। अब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में डायरेक्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम आपका पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले, अगर बागौर ऑप्शन में ना हो फिर क्या लगाओगे? तब लगाना आप लोग क्या? आदमगढ़। आदमगढ़ आपको ऑप्शन में मिलेगा। और यही दोनों आपको ऑप्शन में आ जाए तो सबसे प्राथमिकता आप किसे देंगे? प्राथमिकता आप देंगे बागौर को। ठीक है, बात ध्यान रहेगी ये वाली। अगली साइड आती है भीमबेटका। बताया ना भीमबेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 1957 ईस्वी में विष्णुधर वाकणकर ने इसे खोजा था। टोटल गुफाएं हैं आपकी 642 और यहाँ से जो चित्रांकन मिला है लगभग 400 गुफाओं से चित्रांकन यानी चित्र देखने को हमें मिलते हैं। यहाँ के चित्र निर्माण प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ हुआ, परंतु सर्वाधिक चित्र मध्य पाषाण काल के क्षेत्र के हमें देखने को मिलते हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना कि प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्रकारी है वहां से देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ हुआ और सबसे ज्यादा जो चित्र है वो मध्य पाषाण काल में देखने को मिले। हालांकि पूरा पाषाण काल के भी चित्रांकन यहाँ पर मिले, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में अगर मिले हैं तो मध्य पाषाण काल के मिले। जैसे वराह का चित्र है, गणेश जी का चित्र है। ठीक है ना, वराह मतलब आपका जिसमें आपका वराह भगवान दिखाए जा रहे हैं और आपका गणेश जी का चित्रांकन यहाँ दिखाया जा रहा है। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि एक प्रसिद्ध सुअर का चित्र भी यहाँ देखने को मिला। सुअर के चित्र में शरीर सुअर का है, नाक गेंडा का और सींग भैंसे का दिखाया गया है। ये चित्रांकन भी आपको भीमबेटका की गुफा में देखने को मिल जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप, ये भी आपका इंपॉर्टेंट था। अगला आता है गुजरात का क्षेत्र लंगनाज। और लंगनाज जो है वो बालू के टीले पर स्थित एक स्थल है। 1941 में इस स्थल की खोज की एच.डी. संकालिया और बी. सुब्बा राव ने इसका उत्खनन कार्य करवाया है। लंगनाज आपका कहां पर है बेटा? आपको होगा जी गुजरात में। कब खोज हुई? 1941 में। कहां पर स्थित है? गुजरात में बालू टीले पर बसा हुआ एक स्थल है। ठीक है, एच.डी. संकालिया एवं बी. सुब्बा राव ने इसका उत्खनन कार्य कराया है। मुड़ी हुई अवस्था में समाधि मानव कंकाल लंगनाज की प्रमुख विशेषता है। ये ध्यान रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लंगनाज से कहने का मतलब दाहिनी तरफ लिटा करके मोड़ करके तब किसी व्यक्ति को दफनाया जाता था। ये यहाँ की प्रमुख विशेषता है। 13 मानव कंकाल दाहिनी करवट लेकर के दफनाए गए थे, जबकि टोटल जो मानव कंकाल मिले हमें 14 मिले हैं। तो सबसे ज्यादा तो यही मिले हैं ना, 13 मानव कंकाल दाहिनी करवट में लिटा करके पैर मोड़ करके तब दफनाया जाता था। ये इस काल की प्रमुख विशेषता है, या सॉरी लंगनाज की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, कंकालों के दंत छह यानी दंत छह, दंतों में क्या था? आपका रोग मिला है, दांत टूटे हुए मिले हैं। कंकालों की कपाल टूटे हुए मिले। अब अगर कपाल टूटे हुए मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आक्रमण भी हुए हैं, यानी लोग कैसे थे? नरभक्षी थे, आपस में लड़े और आक्रमण मिला और वे आपस में आपके कंकालों को तोड़ करके खा जाते थे, नरभक्षी थे। ठीक है, लंगनाज का ये प्रमाण यहाँ देखने को मिला। अगली बात सराय नाहर राय। इंपॉर्टेंट स्थल है सराय नाहर राय। ठीक है, 1969 ईस्वी में केसी ओझा ने इसे खोजा। यहां से 14 समाधान तथा 8 गर्त चूल्हे प्राप्त होते हैं। गर्त मतलब गड्ढे वाले चूल्हे। 8 गर्त चूल्हे और आपका 14 समाधान देखने को मिलते हैं। और इन पशुओं से, इन चूल्हों से पशुओं की जली हुई हड्डियां मिली, अर्थात मांस का सेवन भून करके किया जा रहा है। ये इससे आइडिया लगाते हैं कि मांस का सेवन करते थे, हड्डियों को जला करके उनसे मांस को ये यहाँ पर खाते थे। हाथी की हड्डियां सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिली है चूल्हे में। ठीक है, सर्वप्रथम यहीं से इस काल के मानव अस्थि पंजर प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने आपको बताया था कि मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल की विशेषता है और यहीं से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले कहां से प्राप्त हुए? सराय नाहर राय से मानव जो आपका अस्थि पंजर है वो देखने को यहां से मिल जाते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे।
दूसरी बात, मृतक संस्कार के साक्ष्य। अब ये संस्कार भी जानने लगे कि मरने के बाद कैसे किस प्रकार से व्यक्ति का संस्कार होता है, कैसे कैसे व्यक्ति को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, इस प्रकार के यहाँ पर प्रमाण देखने को मिल रहे हैं। एक मानव की कब्र में 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं, ये वाला भी प्रमाण मिला है। दूसरी बात, मानव कंकाल की पीठ पर तीर चुभा हुआ मिला। क्या मिला? तीर चुभा हुआ मिला। और ये तीर चुभा होने के कारण यहाँ से क्या मिला? ये प्राचीनतम मानवीय आक्रमण के आपको दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पर प्राचीनतम मानवीय आक्रमण हुआ होगा। ये आपका सराय नाहररा है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, राज्य में। ठीक है, अगला स्थल आता है महदहा। ठीक है, महदहा। अगला स्थल कौन सा है? आप कहोगे जी महदहा स्थल है, 1978 ईस्वी में प्रकाश में आया। 1978 ईस्वी में महदहा प्रकाश में आया है, ध्यान रखेंगे इस बात को। जब आपका शारदा नहर परियोजना के समय पर यह प्रकाश में देखने को मिला, बीडी मिश्र ने यहाँ का उत्खनन कार्य किया, यानी बीडी मिश्र ने इस क्षेत्र को बचा लिया और यहाँ पर उत्खनन कार्य करना प्रारंभ कर दिया। स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण यहाँ से देखने को मिले। पहला पॉइंट आपका, पहला इंपोर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है। दूसरा इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है? बूचड़ खाने का प्रमाण मिला। बूचड़ खाना जानते हैं, जहां पर आपका जो पशु होते हैं उनको काटा जाता है, ठीक है ना, जो पशु होते हैं उनको काटा जाता है, ठीक, वो से कहते हैं बूचड़ खाना। दूसरा इंपोर्टेंट प्रश्न ये है। तीसरा इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है? हड्डी एवं सींग से निर्मित आभूषण, ठीक है, यहां पर मिले, और हड्डी से निर्मित बाण भी यहां देखने को मिले। ये आपका तीसरा प्रश्न ये बन रहा है। ठीक है, चौथा प्रश्न यहां से इंपोर्टेंट ये है, यहां एक महिला कंकाल के साथ सींग का एक बाण तथा कछुआ के खोपड़ी भी मिली है। किसके साथ? एक महिला कंकाल है जिसके साथ सींग का एक बाण मिला, ठीक है, पशु के सींग का बाण और कछुआ की खोपड़ी भी यहाँ देखने को हमें प्राप्त होती है, यानी कछुआ का जो ऊपर का हिस्सा जो आपका देखने को मिला है वो यहाँ पर भी देखने को मिला है। ठीक, महदहा से ये इंपोर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। दूसरा आपका आता है दमदमा। दूसरा आपका आता है दमदमा आता है। दमदमा 41 समाधान है यहाँ पर, ठीक है, जिनमें 5 युग्म समाधान है। युग्म मतलब जोड़ा के साथ, ठीक है, 5 युग्म समाधान है और 41 समाधान यहाँ से मिले हुए हैं। 3 मानव कंकाल एक ही कब्र से मिले, जबकि सराय नाहरराय में मैंने बताया 4 मानव कंकाल एक ही कब्र से मिले हैं, ठीक है, जबकि मैंने आपको सराय नाहरराय में बताया कि 4 मानव कंकाल एक ही कब्र में दफनाए गए, और मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, 3 मानव कंकाल एक ही कब्र से प्राप्त होते हैं। दोनों अलग अलग प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाथी दांत का लॉकेट मिला है, ठीक है, हाथी दांत का बना हुआ लॉकेट मिला है। आज भी देखते हैं वर्तमान में भी बच्चे को हाथी का दांत तोड़ करके उसे लॉकेट बना करके पहना दिया जाता है गले में, तो ये पहले से ही आपका देखने को मिला है दमदमा से। दमदमा के लोगों ने पीली मिट्टी को खोदकर निवास स्थान या गर्त चूल्हे बनाए, मृतकों के लिए समाधान भी आपका बनाए थे। मृतकों के लिए समाधान बनाए, यानी पीली मिट्टी को खोद करके अपने लिए निवास स्थान भी बनाए और साथ साथ समाधान भी यहाँ पर बनाए हैं मृतकों के लिए। ठीक, एक स्थल आपका लेखहिया है। कौन सा स्थल है? लेखहिया। इसका उत्खनन कार्य जीआर शर्मा ने किया। 27 मानव कंकाल यहाँ से मिले, 2 हिरण के सींग यहाँ से देखने को मिले और भैंस की हड्डी का प्रमाण भी यहाँ हमें प्राप्त होता है। कहां से? लेखहिया से देखने को मिलता है। अगला स्थल आता है बेटा चौपानी मांडो। चौपानी मांडो इलाहाबाद की बेलन नदी घाटी के पास स्थित है। 1967 ईस्वी में बीडी मिश्रा ने इसका उत्खनन कार्य किया था। ये स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितनी आपकी साइट से मैं करा रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प करेंगी बहुत ज्यादा। यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली आपसे पूछा जाते हैं, ठीक, तो बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ना है, बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए। यह पुरापाषाण काल मध्य पाषाण काल के बीच के समय अंतर, यानी ये जो स्थल है ये पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच का स्थल है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से बस्तियों के अवशेष भी मिले। कैसे अवशेष मिले? बस्तियां, एक प्रकार से क्या है, यहाँ पर बस्तियां बनाई गई हैं, ध्यान रखना।
और मधुमक्खी के छत्ते के आकार की बस्तियां यानी आपस में जुड़े हुए घर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और कैसे मिली है बस्तियां, अंडाकार और गोलाकार भी मिली देखने को, यानी वृत्ताकार भी देखने को मिली है। अगली बात, चौपानी मांडों से जंगली चावल का प्रमाण मिला और हाथ से निर्मित मृदभांड भी देखने को मिले। हाथ से निर्मित मृदभांड भी यहाँ देखने को हमें मिले हैं। और इन मृदभांडों को विद्वानों ने संसार का सबसे प्राचीनतम मृदभांड माना है, यानी मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। ठीक है, तो विद्वानों ने सबसे प्राचीनतम मृदभांड जो माना है वो कौन सा माना है, जो आपका चौपानी मांडों से देखने को हमें। चलिए बेटा, आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इन सबको बेटा आप लोग बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, आगामी एग्जाम में आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है बेटा, और जो भी बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं वो कृपया आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए बेटा आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।